हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैनक्रियाज के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सारा टॉपिक को देखा, गॉल ब्लैडर भी हम लोग डिस्कस कर लिए और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। चलिए आइए देखिए यहाँ पे आज हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है पैनक्रियाज का। अब देखो यहाँ पे पैनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पैनक्रियाज का जो रोल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसे कहते हैं कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड था हमारे बॉडी का। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी का। तो पैनक्रियाज के बारे में हम एक पॉइंट सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन एंड क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब देखो कह रहा है पैनक्रियाज के अंदर दो हो गया, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड। अगर हम दोनों ग्लैंड को डिस्कस करें हम लोग, एक तो आ गया क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड आ गया एंड द सेकेंड वन इंडोक्राइन ग्लैंड। एक आ गया एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा आ गया इंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये इसके पास डक्ट प्रेजेंट होता है। डक्ट का मतलब हो गया पाइप, तो हम क्या लिखेंगे, इसके पास क्या प्रेजेंट है, डक्ट। डक्ट इज प्रेजेंट। और अगर हम इंडोक्राइन की बात करें तो ये डक्टलेस होता है। कैसा होगा, ये डक्टलेस होगा, इसके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ डक्ट प्रेजेंट है। तो जो इंडोक्राइन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है इंजाइम्स। वो क्या सिक्रीट करेगा, वो इंजाइम और अल्कलाइन इंजाइम सिक्रीट करता है। हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इट सिक्रीट अल्कलाइन इंजाइम्स लाइक। कौन कौन सा ये अल्कलाइन इंजाइम सिक्रीट करेगा, जैसे एक हो गया आपको ट्रिप्सिनोजेन। कौन आ गया, ट्रिप्सिनोजेन। दूसरा हो गया काइमोट्रिप्सिनोजेन। काइमोट्रिप्सिनोजेन। द थर्ड वन क्या हो गया, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। फोर्थ में कौन आ गया आपको, एमाइलेज। फिर कौन आ गया आपको, न्यूक्लिएज, है ना। फिर आ गया आपको लाइपेज। 6 नंबर में क्या आ गया आपको, 6 में आता है लाइपेज। तो कह रहा है ये सारे अल्कलाइन एंजाइम है जो सिक्रीट किया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। अगर हम बात करें इंडोक्राइन ग्लैंड की तो आप ऐसे समझो, इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या है, यहां पर एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अ सेल इज प्रेजेंट कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कौन सा सेल पाया गया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाया गया। ये जो सेल आप देख रहे हो यहां पर 3 पाया गया, एक है अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल एंड द थर्ड वन इज गामा सेल। अब देखते हैं एक एक करके इस तीनों का हम फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो ये अल्फा सेल ये क्या सिक्रीट करता है, अल्फा सेल सिक्रीट करेगा ग्लूकागन। ये क्या सिक्रीट कर रहा है, ये सिक्रीट करेगा इंसुलिन और ये सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। हमारे पास क्या है, 3 हो गया, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। इस तीनों का जो क्या रोल है, इसके रोल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले ग्लूकागन की, ग्लूकागन का क्या रोल है, ग्लूकागन क्या करेगा, ये हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। अगर
हमारे ब्लड में शुगर के लेवल में अगर कमी आती है तो शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? ग्लूकागन करेगा। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मेंटेन शुगर लेवल। क्या मेंटेन करेगा? शुगर लेवल इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है ग्लूकागन। अगर हम देखें दूसरा, तो दूसरे में आता है इंसुलिन। देखो दूसरे में क्या आ गया? इंसुलिन आ गया। कहता है इंसुलिन का लेवल इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। अगर इंसुलिन का लेवल इंक्रीज करता है, इफ इंक्रीज, अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, और एक कंडीशन है जब इंसुलिन का लेवल घट जाएगा, इफ डिक्रीज। अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ गया तो इससे एक बीमारी होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया, और अगर डिक्रीज हो गया तो इससे कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज। ठीक है, तो अगर इंसुलिन बढ़ गया तो भी इससे प्रॉब्लम आ रहा है, अगर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज कर गया तो भी हमको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे डिसऑर्डर्स है। द थर्ड है स्टैटिन। ये क्या करेगा? प्रिवेंट फ्रॉम है ना, ये तीनों काम हो गया। तो पहला है आपका क्या? ग्लूकागन के बारे में। तो ग्लूकागन क्या कर रहा है? तो ग्लूकागन शुगर के लेवल को मेंटेन कर रहा है हमारे ब्लड में। अगर बात करें हम इंसुलिन की, तो अगर इंसुलिन इंक्रीज करता है तो भी डिजीज होता है हाइपर इंसुलिनेमिया जैसा, और अगर इंसुलिन का लेवल घट जाता है तो इससे भी डायबिटीज हो जाती है। और ये जो हार्मोन है ये एक्स्ट्रा हार्मोन के सिक्रेशन से प्रिवेंट करता है हमारे ब्लड को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब आइए यहाँ के बाद, ये हमारा पैनक्रियाज का था। हम आगे इसका रोल देखेंगे, है ना, अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें जो रोल देखेंगे। तो ये हमारा पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, अब आइए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन ऑफ फूड। क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो, अगर हम फूड के डाइजेशन की बात करें तो आप सबसे पहले ऐसे समझते हैं कि हम लोगों को खाने में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? तो हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलता है और चाहिए भी, और कम अमाउंट में चाहिए विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इस बात को हम पहले समझेंगे कि हमको ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए। वी गेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन and fat. We get carbohydrate, protein and fat in a large amount, है ना, ये लार्ज अमाउंट में मिलता है। अगर हम बात करें while we get vitamins and minerals in small amount। ठीक है, तो हमको लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए ये भी पता चल गया, स्मॉल अमाउंट में क्या चाहिए ये भी पता चल गया। तो एक एक करके हम इन सब का डाइजेशन देखेंगे कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, कैसे प्रोटीन का होगा, कैसे फैट का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो दोनों पॉइंट हम लोगों ने देखा। एक बात और समझते हैं, यहाँ पे कहता है वी कैन ओनली एब्जॉर्ब, हम लोग किसको एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर को, विटामिन्स को और मिनरल्स को। कहता है हमारे बॉडी के अंदर वाटर
विटामिन्स और मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता है, इसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। वाटर को हम एब्जॉर्ब करेंगे, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो हम लोगों को जो ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में जो भोजन मिलता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। और कम अमाउंट में जो मिलेगा वो क्या हो जाता है आपको, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर है ना। और हमारा बॉडी किसको एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ये एब्जॉर्ब करेगा आपको वाटर, विटामिन्स और मिनरल, ये तीनों हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। इसका कोई डाइजेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में नहीं है। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। आइए अब इसको नोट करने के बाद हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में। तो आप ऐसे समझो, जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे, जब कार्बोहाइड्रेट को हम अपने माउथ में चबाएंगे तो वो टूटेगा अलग अलग फॉर्म में। देखते हैं यहाँ पे हम लोग, when we chew food then carbohydrate breaks into, देखिएगा कितने फॉर्म में टूटेगा, यही टूटेगा और बनेगा स्टार्च, माल्टोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। जब हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो ये टूट करके इतने सारे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आपको पता ही होगा, स्टार्च पॉलीसेक्राइड हो गया है ना, स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है, इधर डाइसेक्राइड हो गया। तो कह रहा है कि जब हम भोजन को चबाएंगे तो ये इसको ब्रेक करेंगे और इतने सारे फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट टूट के आएगा। अब हम स्टार्च को देखते हैं। सबसे पहले हमारे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है ना, बाकी कार्बोहाइड्रेट के और किसी फॉर्म का डाइजेशन नहीं होगा। तो हम लोग पहले डाइजेशन वाले प्रोसेस को देखते हैं। आप ऐसे समझो, सबसे पहले माउथ हो गया। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में किसका डाइजेशन हो रहा है, तो देखिएगा 3% डाइजेशन ऑफ स्टार्च। यहां पे 3% किसका डाइजेशन हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है हमारे माउथ में। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, बाय द हेल्प ऑफ सैलिवरी अमाइलेज। तो हमको क्या पता चला कि सैलिवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में, तो हम जब कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे तो हमारे माउथ में स्टार्च का 3% डाइजेशन होगा, वो भी सैलिवरी अमाइलेज के कारण। अब बाकी का जो फूड है वो यहाँ से पास करेगा नीचे की ओर और ये पहुँचेगा ईसोफेगस में। कहाँ पहुँचेगा ये पहुँचा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन होता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, नो डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है। ईसोफेगस से भोजन कहाँ पे पहुँचेगा, तो देखो ईसोफेगस से भोजन कहाँ पे पहुँचेगा, हम लोग इसको पहले देखते हैं कि ईसोफेगस से फूड कहाँ आता है। देखिए ये ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस के बाद ये जो भोजन है ये पहुंचेगा स्टमक में। ईसोफेगस के बाद भोजन कहाँ पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। अब जब फूड स्टमक में पहुंचेगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या लिखेंगे,
27% of starch will digest by the help of सिलिब्री एमाइलेज। कहता है 27% जो स्टार्च है उसका डाइजेशन, सही बात है, ये हो रहा है स्टमक में, लेकिन स्टमक के किसी एंजाइम का रोल नहीं है उसको डाइजेस्ट करने में। कहने का ये मतलब हुआ कि 27% और प्लस 3%, टोटल 30% जो स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, 30% जो स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है सिलिब्री एमाइलेज के कारण। तो 3% माउथ में हुआ और 27% कहाँ पे हुआ आपको, ये हुआ स्टमक में। लेकिन स्टमक में डाइजेशन तो हुआ, लेकिन किसके कारण हुआ, सिलिब्री एमाइलेज के कारण। यहाँ पर किसी भी तरह के HCl का या किसी भी तरह के गैस्ट्रिक जूस का कोई रोल नहीं है। अब स्टमक में डाइजेशन होने के बाद ये कहाँ पे पहुँचेगा, अब ये पहुँचा आपको आगे ड्यूडेनम में, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद ये कहाँ पे पहुँच गया, ड्यूडेनम में आ गया। अब देखो ड्यूडेनम की बात करते हैं। कहता है ड्यूडेनम की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, है ना, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे होगा। और ये जो डाइजेशन होगा ये होगा कौन से एंजाइम की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। अब देखिए, अब यहां पर जब डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो सबसे पहले स्टार्च की बारी आई, क्योंकि स्टार्च पहले से डाइजेस्ट होता आ रहा है। जब स्टार्च यहाँ पे पहुँचा तो एमाइलेज के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और लिमिट डेक्स्ट्रिन में। किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट डेक्स्ट्रिन में। अब ये एक एक करके सब डाइजेस्ट होता गया। अब समझो ऐसे, सबसे पहला है तो जो माल्टोज है, माल्टोज, ये कौन से एंजाइम की मदद से, माल्टेज, माल्टोज माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होके क्या बन गया, ग्लूकोज। अब दूसरा है हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज कौन सा एंजाइम है, यहां पे है लैक्टेज, और ये लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। दूसरा बात करते हैं हम लोग सुक्रोज का। कौन सा एंजाइम आ गया सुक्रोज में, यहां पे आ गया सुक्रेज, और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपको, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सॉरी, हाँ। देखो एक बार कह रहा है क्या, ये पे माल्टोज है, ये किसके मदद से, माल्टेज के मदद से कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज है वो लैक्टेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये सुक्रोज है, ये क्या हुआ, सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में, है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोमाल्टोज। कौन सा एंजाइम है, आइसोमाल्टेज, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। फिर आपको है लिमिट डेक्स्ट्रिन, कौन सा एंजाइम, लिमिट डेक्स्ट्रेज।
ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब कह रहा है अगर हम बात करें इसके फाइनल प्रोडक्ट की, तो हम देखते हैं क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट कौन कौन आ गया? ग्लूकोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, ठीक है, ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। क्लियर हो गया ना ये? चलिए दूसरा आते हैं। हम अगर सेकेंड डाइजेशन की बात करें, हालांकि इसका वैसा कोई ज़्यादा रोल है नहीं, बट आप ऐसे समझो, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। अगर हम सेल्यूलोज के डाइजेशन की बात करें तो सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होता है। हमारे बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए पहले अपेंडिक्स प्रेजेंट था, बट अभी के समय में अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। और अगर हम देखें रूमिनेंट एनिमल के केस में, तो वहाँ पर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता तो है, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ऐसा काम होगा। तो हम इसके बारे में अगर देखें तो इन ह्यूमन नो एनी ऑर्गन or gland are present for या are responsible, आप लिख सकते हैं, are responsible for cellulose digestion। है ना, है ही नहीं। बट अर्लियर टाइम में, अर्ली टाइम्स अपेंडिक्स, जिसका पूरा नाम क्या है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आर फंक्शनल, बट नाउ अडेज इट बिकम्स वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी के समय में ये कैसा बन गया है? ये बन गया वेस्टिजियल ऑर्गन, ये नॉन फंक्शनल हो गया है। अभी के समय में अपेंडिक्स का कोई भी रोल नहीं है। तो अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में सेलुलोज का तो डाइजेशन अब होता ही नहीं है। सेलुलोज मिलता कहाँ से? हम लोग को कच्ची चीज़ों को खाने से, कच्चा फल, कच्चा सब्जी, कच्चा घास, ये सब सेलुलोज को बनाता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कांट डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमन बीइंग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आप नोट करके लिख लो यहां पे, वी गेट सेलुलोज फ्रॉम रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रास, इटीसी। ठीक है ना। अगर हम रूमिनेंट एनिमल की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि रूमिनेंट एनिमल के केस में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, उसके गट में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज को डाइजेशन करता है। इन द केस ऑफ ruminant animals, in the case of ruminant animals, methanogenic bacteria
इज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज के डाइजेशन में रोल प्ले करेगा, हेल्प करेगा। ये क्लियर हो गया ना? चलिए नोट कर लीजिए। अब आते हैं दूसरा, थर्ड नंबर में। अगर हम थर्ड देखें तो क्या है, ये है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होना है। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा? तो प्रोटीन का जो डाइजेशन होगा, हम माउथ से स्टार्ट अगर करते हैं तो सबसे पहले माउथ में आएंगे। माउथ में प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता है। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में क्या है, नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन माउथ में प्रोटीन का नहीं होगा। इसके बाद देखिए, माउथ के बाद आएंगे तो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस में तो ऐसे भी कोई डाइजेशन नहीं होगा, यहाँ भी नो डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम पाया नहीं जाता है। अगर ईसोफेगस के बाद आएंगे तो आता है स्टमक। यहाँ पर डाइजेशन की उम्मीद है भाई। यहाँ पर क्या है ना, दो दो एंजाइम पाया जाएगा डाइजेशन के लिए। तो देखो कौन कौन सा एंजाइम पाया गया। एक पाया गया पेप्सिनोजेन, दूसरा है प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन, याद रखेंगे कि हमारे स्टमक वाले एरिया में दो दो एंजाइम पाए गए, पेप्सिनोजेन पाए गए और प्रोरेनिन पाए गए, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब देखो ऐसे कौन कौन हो गया यहाँ पे, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट आ गया पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन का समझो, पेप्सिनोजेन, ये जो पेप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव एंजाइम है। पेप्सिनोजेन कैसा एंजाइम है, ये है इनएक्टिव एंजाइम। इस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पैप्सिन में। पैप्सिन में किसकी मदद से होगा, ये HCl की मदद से। पेप्सिनोजेन HCl के प्रेजेंस में पैप्सिन में कन्वर्ट होगा, और पैप्सिन एक्टिव एंजाइम है। ये पैप्सिन कैसा एंजाइम है, ये है एक्टिव एंजाइम। अब आप समझो पहले पैप्सिन के बारे में। कहता है पैप्सिन सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है एक्सेप्ट कैरेटीन प्रोटीन। हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, पैप्सिन कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है एक्सेप्ट कैरेटीन प्रोटीन। कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है हमारे नाखून में, हमारे बाल में। इस प्रोटीन को ये पैप्सिन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। दूसरा है हमारे पास प्रोरेनिन। अब समझते हैं प्रोरेनिन के बारे में। प्रोरेनिन का क्या रोल है वो देखिए। प्रोरेनिन, ये प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में, है ना। किसके मदद से कन्वर्ट होगा प्रोरेनिन रेनिन में, अब देखिए है क्या कि ये जो रेनिन है ये मिल्क डाइजेस्टिव प्रोटीन है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, हम आगे डिस्कस करते हैं रेनिन का फंक्शन। हो गया, चलिए देखिए यहां पर रेनिन का। आप पहले रेनिन में एक डिफरेंस समझ लीजिएगा। एक रेनिन हम ऐसे लिखते हैं, दूसरा रेनिन ऐसे है। तो एक रेनिन में डबल एन लगा हुआ, एक में सिंगल एन, यही छोटा सा बस डिफरेंस है। अगर आप समझेंगे तो ये जो रेनिन है ये किसमें हेल्प करता है ये बताइए। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ
इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ये जो रेनिन है ये मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? उसका नाम है कैसीन। और इसी कैसीन के कारण मिल्क व्हाइट भी नजर आता है, तो ये इसको डाइजेस्ट करेगा। अगर हम इस रेनिन की बात करें तो ये कहां पे पाया गया? इट इज सिक्रीटेड बाय, ये कहां से सिक्रीट किया जाता है? ये सिक्रीट किया जाएगा जक्स्टा मेडुलरी सेल ऑफ किडनी। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में रोल प्ले करता है। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे डबल एन है, ये सिंगल एन है। तो जो डबल एन वाला रेनिन है ये मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, कैसीन को, और ये जो रेनिन है ये जक्स्टा मेडुलरी सेल ऑफ किडनी सिक्रीट करेगा जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन, तो आप ध्यान दीजिएगा, रेनिन प्ले रोल इन इन्फेंट केस, हम दोनों लिख दिए। कहता है छोटे बच्चे के केस में रेनिन ज्यादा फंक्शनल होता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट। तो रेनिन का जो मेन काम है वो है मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और मिल्क का जो प्रोटीन है वो ज़्यादातर आपको देखने के लिए किसमें मिलेगा? छोटे बच्चे में। छोटे बच्चे में डाइजेस्ट करेगा। एडल्ट के केस में ये काम नहीं कर पाता है। काम तो करता ही है, जैसे ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग जो एनिमल है इसमें धीरे धीरे करके रेनिन कम होता जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे एनिमल की बात करें, दूसरे मैमल्स की बात करें, तो दूसरे मैमल्स में छोटे के केस में रेनिन होगा, जैसे ही वो बच्चा एडल्ट होगा वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ह्यूमन ही एक ऐसा एनिमल है जिसमें रेनिन धीरे धीरे फंक्शनल होता है, सॉरी धीरे धीरे डिसअपियर होगा। छोटे बच्चे में सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे हम बड़ा होते जाएंगे रेनिन का जो अमाउंट है वो सिक्रीशन कम होता चला जाएगा। बट इन केस ऑफ अदर एनिमल, अगर दूसरे एनिमल की हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो रेनिन है वो छोटे बच्चे में होगा, बट जैसे ही वो बच्चा एडल्ट होगा रेनिन एंजाइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम काम देखते हैं, ये काम करता क्या है, इसको नोट कीजिए पहले। अब समझिए, जैसे प्रोटीन गया हमारे स्टमक में, जैसे प्रोटीन गया तो इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए आ गया कौन? पेप्सिन। पेप्सिन ने इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में। तो स्टमक में जो प्रोटीन गया वो पेप्सिन के मदद से किसमें टूट गया? प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। अब देखिए, अगर हम बात करें मिल्क प्रोटीन कैसीन की, तो कैसीन वाला जो प्रोटीन आपके पेट में गया तो इसको सबसे पहले कौन आएगा तोड़ने के लिए? रेनिन। रेनिन इसको कन्वर्ट कर देगा पैराकैसिनेट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? पैराकैसिनेट में। अब आओ, कहता है यहां पर क्या है? कैल्शियम भी प्रेजेंट है ना, तो कैल्शियम के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कैल्शियम पैराकैसिनेट। क्या बन जाएगा? ये कैल्शियम पैराकैसिनेट। अब जब ये कैल्शियम पैराकैसिनेट बन गया, अब यहां पर कौन पहुंचेगा? जब कैल्शियम पैराकैसिनेट बन गया तो यहां पे दोबारा से फिर से पेप्सिन आएगा और ये इसको तोड़ करके बना देगा प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। तो हमारे स्टमक में जो प्रोटीन है वो क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? टूट करके प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया कहाँ पे? हमारे स्टमक में। अब ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स स्टमक से कहाँ चला जाएगा? ये जाएगा ड्यूडेनम में। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। देखिए, अब स्टमक से प्रोटीन कहाँ पहुंच गया? ड्यूडेनम में। अब जब ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो यहां पर प्रोटीन के लिए बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंस है। जैसे देखिएगा, पेनक्रियाज ने कितने सारे एंजाइम को सिक्रीट किया। पेनक्रियाज ने सिक्रीट किया किसको? ट्रिप्सिनोजेन को। ये ट्रिप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो गया था? ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हुआ था?
ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ था। देखो यहाँ पे पहले इसको देखते हैं हम लोग। ये कह दिया ना कि ये जो प्रोटीन है ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया, ये कैसीन है। तो ये जो कैसीन है ये रेनिन के मदद से किस में हो गया, पैरा कैसिनेट में, और ये बन गया आपका क्या, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स, है ना। चलिए यहाँ तक कर लीजिएगा। उसमें हमने क्या देखा, प्रोटीन का। तो प्रोटीन अब डाइजेस्ट हो गया और प्रोटीन टूट करके क्या बन गया, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। अब ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स पहुंचा कहाँ पे, आपके ड्यूडेनम में पहुंच गया। कहाँ पहुंचा, ड्यूडेनम में। तो अब देखो यहाँ पे अभी क्या है कि जो प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स है वो पहुंच गया ड्यूडेनम में, ठीक है ना। अब ड्यूडेनम में जब प्रोटियोजेज पेप्टोन्स पहुंचा तो यहां पर याद कीजिए हमने कहा कि यहां पे बहुत सारा इंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इंजाइम्स, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये सारा इंजाइम प्रेजेंट था। तो आप ऐसे समझो कि ये जो ट्रिप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव इंजाइम है, ट्रिप्सिनोजेन, ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होके क्या बन गया, ट्रिप्सिन, बाय द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज एंजाइम। अब क्या है, अब यहां पे और आपको क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये किस में कन्वर्ट हो गया, काइमोट्रिप्सिन में। किसके मदद से कन्वर्ट हुआ, ये जल्दी बताइए, ये कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन के मदद से। और यहां पर एक और एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये कन्वर्ट होके क्या बन गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बाय द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। ये भी किससे बन गया, ट्रिप्सिन से। अब देखो जब यहां पर पहुंचा आपका प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स, तो सबसे पहले इसको तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, किसके मदद से, यहां पर आएगा आपको ट्रिप्सिन आएगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन आएगा, सॉरी काइमोट्रिप्सिन आएगा, और आएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। समझ गए। ये क्या करेगा, आप ऐसे देखो, अगर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स को ब्रेक करेगा और इसको ब्रेक करके क्या बना देगा, डाइपेप्टाइड। यहां से ये प्रोटियोजेज और जो पेप्टोन्स है ये टूट गया और टूट करके क्या बन गया आपको, डाइपेप्टाइड, ठीक है। और अब ये डाइपेप्टाइड से बाय द हेल्प ऑफ डाइपेप्टाइडेज एंजाइम ये बनाया मोनोपेप्टाइड। ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये यहां से टूटेगा डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड से आपको क्या बना देगा, ये अमीनो एसिड्स बनाएगा, प्रोटीन बना देगा। तो डाइपेप्टाइड टूटेगा मोनोपेप्टाइड में और यही आपका बना दिया अमीनो एसिड्स। तो फाइनल प्रोडक्ट जो प्रोटीन का है वो क्या है, अमीनो एसिड्स है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन क्या हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया। इसको नोट कर लो पहले, हो गया। चलिए अब देखिए हमारे पास एक और बच गया, ये बच गया डाइजेशन ऑफ फैट। अगर हम फैट का डाइजेशन देखें तो आप देखो क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग फैट खा लिए, तो फैट हमारे बॉडी में ऑयल के थ्रू गया, तो ये फैट का लार्ज मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे ही फैट हमारे बॉडी में पहुंचेगा तो ये टूटेगा, ये ब्रेक करेगा, किसके प्रेजेंस में, तो कहता है इसको तोड़ने के लिए आएगा बाइल जूस, और बाइल जूस इस फैट को किसमें इमल्सिफिकेशन कर देगा,
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का क्या हो गया? इमल्सिफिकेशन, और इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में इसका टूट जाना। अब जब फैट का इमल्सिफिकेशन होगा तो आफ्टर इमल्सिफिकेशन ये क्या बनाएगा? फैटी एसिड्स बनाएगा और ग्लिसराइड्स। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है? फैटी एसिड्स है। तो इसका जो डाइजेशन है वो सिर्फ कहां पे होता है? डाइजेशन, या इससे हम आसान लिख देंगे ब्रेक डाउन। है ना, क्या लिखेंगे इसके बारे में? तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट इन ड्यूडेनम ओनली। इसका जो ब्रेकडाउन है वो सिर्फ कहां पे होता है? तो इसका ब्रेकडाउन सिर्फ और सिर्फ होगा ड्यूडेनम में होगा। तो ये यहां पर इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास डिसऑर्डर है, कुछ डिसऑर्डर है। अब देखिए यहां पे डिसऑर्डर के बारे में देखते हैं। सबसे पहला दिख रहा है फ्लोरोसिस इंथित। आप समझो ऐसे, कहता है कि ये फ्लोरीन के कारण होता है, ऐसा है ना। तो जब हमारे तित में फ्लोरीन की संख्या बढ़ जाएगी, इसके कारण इनामल कमजोर हो जाएगा, इनामल टूटने लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस। क्या बोलेंगे? इसी को फ्लोरोसिस बोलेंगे। दूसरा है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा होता क्यों है? ड्यू टू स्मोकिंग। होगा क्या? ड्यूरिंग स्मोकिंग के दौरान निकोटीन enters in our lungs and slowly surface area will decrease। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो स्मोकिंग के केस में पता चलेगा निकोटीन टोबैको में होता है, तो सिगरेट के अंदर भी टोबैको भरा होता है और टोबैको में निकोटीन होता है। तो जब स्मोकिंग करेंगे तो धुआं के साथ निकोटीन गया, वो निकोटीन हमारे एल्वियोलाई में बैठने लगेगा, जिससे हमारे एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा और सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगेगी। ये इम्फाइसीमा हो गया। दूसरा है, आप समझो इम्फाइसीमा के बाद समझेंगे, हमारे एनसीईआरटी में जो दूसरा डिजीज दिया है वो एक दिया अस्थमा। इसके केस में क्या होगा? इन दिस केस इन्फ्लामेशन आर सीन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, जिससे एयर अच्छे तरीके से ट्रैप नहीं हो पाएगा, और इसी में हम लोग इनहेलर का यूज करते हैं। तो ये अस्थमा वाला केस हो गया। इसके बाद एक लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये खास करके किसको होता है? ये बीमारी होता किसको है? मेनली दिस टाइप्स ऑफ डिजीज आर सीन इन। मेनली ये बीमारी किसमें देखने को मिलता है? मेनली दिस टाइप्स ऑफ डिजीज आर सीन इन दोज वर्कर who work in stone grinding factory। इसके केस में क्या होगा? धीरे धीरे जो स्टोन है उसका जो डस्ट पार्टिकल है वो एयर के द्वारा उसके लंग्स में चलता जाएगा, और यहीं पर डिजीज देखने को मिलेगा ड्यू टू एक्सेस इनहेलेशन ऑफ
डस्ट सिलिकोसिस डिजीज अकर, है ना। कौन सा बीमारी होगा, सिलिकोसिस नाम का डिजीज हो जाता है, ये वाला हो गया आपका। अब देखो अपने पास जो एक ये बचा हुआ है ना, ये टाइफाइड का है, आपको इसके बारे में पता है, हालांकि पढ़ना भी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ये टाइफाइड है, ये होता कैसा है आप याद रखिएगा, इसका जो कॉजेटिव एजेंट जिस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। यही वो बैक्टीरिया है जिसके कारण ये डिजीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं। टाइफाइड के केस में आप देखो यहाँ पे, तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में या स्टमक में, सबसे पहले पेप्टिक अल्सर ना, स्टमक में ये अल्सर देखने को मिला, ये वाला, ये घाव है अल्सर, ये एक ऊंड है, घाव है ना। तो टाइफाइड के केस में देखने को मिल रहा है ये जख्म हो गया है ना। तो टाइफाइड होता है इसके द्वारा, और ये ज़्यादा होता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण। कॉन्टामिनेटेड मतलब होता है इन्फेक्टेड, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये डिजीज होता है ना। इस डिजीज का सिम्टम्स की अगर बात करें हम, तो क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, ये सारा प्रॉब्लम आएगा। तो चलो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बाद में। थैंक यू।